नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी रितु की है जिसने हमें शेयर की है और आई होप आपको कहानी पसंद आएगी, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि रितु ने बताया कि उनकी फैमिली में उनके मम्मी और पापा थे और कोई भी नहीं था, जो कि 2 साल पहले उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी और अब सिर्फ उनके पापा उनके साथ थे। और उनके पापा एक गवर्नमेंट जॉब में थे और रितु अभी 10th क्लास में पढ़ती थी और अभी छोटी ही थी, इतनी बड़ी नहीं थी। तो उनके पापा के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था, ऑफिस जाना प्लस घर देखना। और रितु घर चलाने की बहुत कोशिश करती थी, पापा की हेल्प कर दें, लेकिन अभी वो छोटी थी तो इतना नहीं कर पा रही थी। तो रोज़ की तरह उनका रूटीन चल रहा था। उनके पापा की तबीयत जब से उनकी मम्मी की डेथ हुई थी तो उनकी ख़राब ही रहती थी। एक बार बीच में उनको अटैक आया था, लेकिन रितु तब 8th क्लास में थी जब उनकी मम्मी की डेथ हुई थी, तो उनको ज़्यादा पता भी नहीं चला था और पड़ोसियों ने काफ़ी हेल्प की थी उस टाइम पर। और पड़ोसियों ने बहुत हेल्प की थी। और आज 2 साल बाद जब ये 10th में है तो आज उसके टेस्ट चल रहे हैं स्कूल में। और रितु अपने टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए शाम को कोचिंग भी जाती है 6 बजे से 7 बजे तक। तो 7 बजे तक उसका ट्यूशन होता है और इनके पापा वही 5 बजे ऑफिस से आ जाते हैं। उसके बाद चाय नाश्ता और खाना बनाना, ये सारे काम उनके पापा करने लगते हैं। उसमें रितु काफ़ी हेल्प करती है पापा की। लेकिन अभी टेस्ट चल रहे हैं तो पापा ने बोला कि बेटा तुम पढ़ाई करो और मैं ये काम सारे देख लूँगा। तो वो अपने ट्यूशन चली जाती है। इधर इनके पापा सोचते हैं कि चाय बना के रख देते हैं और रितु भी आ रही होगी तो साथ में दोनों बैठ के पियेंगे। वो किचन से चाय बना करके हॉल में लेके आए ही थे और जैसे ही टेबल पर रखा उन्होंने, उनके सीने में अचानक से दर्द हुआ और वो वहीं ज़मीन पर गिर गए थे। रितु का टाइम हो गया था ट्यूशन से आने का, तो वो तुरंत आ जाती है और देखती है, जैसे ही कि दरवाज़ा खुला ही था, देखती है कि पापा ज़मीन पर पड़े हैं और वो चिल्लाती है बहुत तेज़ी से। तभी पड़ोसी भी सुन लेते हैं और वो लोग भी दौड़ कर आते हैं और देखते हैं कि इनको क्या हो गया है। सब समझ गए थे कि शायद अटैक आया है इनको। तुरंत लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। जब हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर चेक करते हैं। अब इनके साथ कोई और बड़ा नहीं था, पड़ोसी ही थे। तो उन्होंने पड़ोसियों से बात की, जहाँ पर रितु भी सुन रही थी। उन्होंने बताया कि ये इनका 2nd अटैक था और बहुत ही मुश्किल है और आई होप हम इनको पूरी कोशिश करेंगे कि इनको हम बचा लें और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देंगे। आप लोग परेशान मत होइए, लेकिन 1-2 दिन इन्हें यहाँ रुकना पड़ेगा। रितु रोने लगती है बहुत ज़्यादा और बोलती है कि मेरे पापा को बस आप ठीक कर दीजिए। तो वो बोलते हैं नहीं बेटा चिंता मत करो, आपके पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और 2 दिन यहाँ पर रुकना पड़ेगा। आज और कल बस आप कल शाम तक इनको ले जा सकते हो। तो वो बोलती है ठीक है। अच्छा, उनका वहाँ पर एडमिट करा देते हैं पड़ोसी और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। बोलते हैं बेटा अगर कोई दिक्कत हो तो फ़ोन कर देना, हम सब आ जाएंगे। रितु से भी बोलते हैं कि बेटा तुम भी चलो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल था। तो उन्होंने बोला यहाँ पर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। वो बोलती नहीं मैं पापा को छोड़ कर नहीं जाऊँगी कहीं भी और यहीं पर रहूँगी। तो सब बोलते हैं ठीक है, अच्छा तुम रहो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन कर देना। तो अब वो रुक जाती है वहाँ पर। उनके पापा बेड मिल जाता है। जिस रूम में वो रुके थे वहाँ पर 4 बेड पड़े हुए थे, जिसमें से कि इनके बगल वाला बेड खाली था और सामने 2 लोग और थे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि और लोग भी थे, उनके भी लोग मिलने आने वाले थे, लोग आते जाते रहते थे। तो रितु को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। उनके पापा अभी बेहोश थे। धीरे धीरे रात हो जाती है और उनके एक पड़ोसी खाना लेकर आते हैं रितु के लिए। तो रितु बोलती नहीं मुझे भूख नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो बहुत दुखी थी, उसे भूख नहीं लग रही थी, लेकिन खाना रख लेती है।
और बोलती है जब पापा को होश आएगा तभी मैं खाना खाऊंगी। तो वो वहाँ पर एक बेंच पड़ी होती है बेड के बगल में ही, तो उसी बेंच पर वो बैठी थी और पापा के बेड के ऊपर सर रखकर लेटी हुई थी और उसे हल्की हल्की नींद भी आने लगी थी, क्योंकि अभी पापा को होश नहीं आया था। तो वो बात भी किससे करती, और अभी इतनी बड़ी भी नहीं थी कि आस पड़ोस में जो लोग थे उनसे भी बात करती। हाँ, उन्होंने पूछा ज़रूर था बेटा क्या नाम है, क्या फॉर्मल बातें। उसके बाद वो सोने लगती है और जैसे ही सोने लगती है तब तक 11 बज चुका था रात का, और सब आसपास के लोग भी सब सो गए थे और मिलने वाले भी चले गए थे, सिर्फ मरीज़ थे। और मरीज़ के साथ में कोई नहीं था, सिर्फ इधर रितु थी। रितु सोने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसे लगता है अचानक से किसी ने उसका बेंच खिसकाया बहुत तेज़ी से। अब वो एकदम से चौंक जाती है, उठ के बैठ जाती है क्योंकि नींद में थी। तो देखती है अगल बगल कोई नहीं था। पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे एक बहुत लंबा सा हॉल के बाहर एक बरामदा था, लंबा सा कॉरिडोर था। तो उसमें उसे दिखा कि कोई उस दरवाजे के पास खड़ा है। अब वो क्लियर नहीं दिख रहा था क्योंकि बाहर अंधेरा था थोड़ा थोड़ा और कम रोशनी थी, जिस वजह से रितु को क्लियर नहीं दिखा। लेकिन ये एकटक उधर देख रही थी तो उसे थोड़ा सा अजीब लगा और डर भी लगा, क्योंकि इतना सन्नाटा था वहाँ पर, किसी की कोई आवाज़ नहीं थी। लेकिन वो फिर जब आगे चेहरा करती है सोचती है होगा कोई, और हो सकता है ऐसे ही देख रहा होगा। अवॉइड करने की कोशिश करती है, और जो बेंच खिसकी थी उसके लिए भी सोचती है कि शायद मैं सो रही थी तो मुझसे ही हो गया होगा। ऐसा सोच के वो फिर से सोने की कोशिश करती है। तभी उसको अचानक से लगता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। चप्पलों की क्लियर आवाज़ आ रही थी और वो अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब अपना सर उठा के वो देखेगी कौन है, क्योंकि अब उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तभी उसके कंधे पर कोई टैप करता है, 2 बार टैप करता है। अब रितु पीछे मुड़ के देखती है। जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है वो एकदम से चौंक जाती है बहुत तेज़ी से, और देखती है कि एक सिस्टर थी। तो वो थोड़ा सा नॉर्मल होती, अरे ये तो सिस्टर है। सिस्टर बोलती हैं कि बेटा आप यहाँ बैठे हो और रात बहुत हो गई है, 12 बजने वाला है, आप ये बगल वाला बेड खाली है, आप इस पर लेट सकते हो, लेट जाओ, और आपके पापा को जब होश आएगा तो हम लोग देख लेंगे। तो वो बोलती नहीं सिस्टर मुझे सोना नहीं है, पापा को अभी होश नहीं आया है। तो वो जिद करती है, कहती नहीं बेटा आपकी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप इसमें सो जाओ। कहती ठीक है अच्छा। अब वो सिस्टर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो उस बेड पर लेट जाती है, और जैसे ही लेटती है उसके बाद उसका बेड अचानक से बहुत तेज़ी से जैसे किसी ने सरकाया हो वैसे खिसकता है, उसकी नींद खुल जाती है। तो देखती है कि उसका ध्यान उस चीज़ से हट जाता है, क्योंकि बगल में देखती है उसके पापा को होश आ रहा था। वो उठ के बैठती है, अपने पापा के पास जाती है और पापा के सर पे हाथ रखती है, कहती है पापा। तो पापा उसके बोलते हैं कि बेटा प्यास लगी है। वो जल्दी से देखती है, पास में एक बोतल रखी थी पानी की, लेकिन वो खाली थी। तो वो पापा से कुछ नहीं बोलती है, कहती है पापा अभी 2 मिनट में मैं पानी लेके आती हूँ, और जल्दी जल्दी वो बोतल उठाती है और बाहर की तरफ निकल जाती है। अब उसे उस वक्त डर नहीं लग रहा था क्योंकि उसको पानी लाना था पापा के लिए। वो वहाँ से भागते हुए बाहर निकलती है, देखती है वो जो कॉरिडोर था उसके बाहर लास्ट में ही एक वाटर फिल्टर लगा हुआ था। तो वहाँ तक वो जाती है। जाते समय उसे कुछ भी एहसास नहीं हुआ, और वो जाती है, पानी जब भर लेती है और फिर चलने की कोशिश करती है, तब उसे लगता है जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वो बहुत कोशिश करती है और वहाँ से चल नहीं पा रही थी। इतनी ज़्यादा मतलब उसको दिक्कत हो रही थी क्योंकि पैर खींचने में वो बहुत तेज़ी से चिल्लाने की कोशिश करती है तो उसके मुंह से आवाज़ नहीं आती है। काफ़ी कोशिश के बाद उसका पैर जैसे किसी ने एकदम से छोड़ दिया हो, वो थोड़ा सा वो लड़खड़ा जाती है। उसके बाद वो धीरे धीरे चलने की कोशिश करती है, क्योंकि डर लग रहा था, दौड़ भी नहीं सकती थी और अंधेरा था इतना। तो तेज चाल से वो चलने लगती है। जब वो चल रही थी उस कॉरिडोर में पहुंचती है तो उसे लगता है कि पीछे से उसके साथ कोई और भी चल रहा है, और एक नहीं कई लोग चल रहे हैं।
तो उसे लगता है अभी तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, तो ये पीछे से चलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी अचानक वो पीछे मुड़ के देखती है तो अगल बगल तो कोई नहीं था, लेकिन पीछे देखती है तो पीछे एक भीड़ सी दिखती है, जैसे 10-12 लोग हैं उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। ये देख के तो वो इतना डर जाती है और वहाँ से भागते हुए पापा के रूम की तरफ जाती है और वहाँ हफ्ते हुए बैठ जाती है। तो पापा बोलते हैं, बेटा क्या बात है, इतना हफ क्यों रही हो? तो बोलती, नहीं पापा, वो पानी बाहर लेने गई थी ना, तो दौड़ के आई हूँ इसलिए हफ रही हूँ। वो पापा को नहीं बताती कि वो शायद परेशान हो जाएंगे। अब उसे इतना ज़्यादा डर लग रहा था तो वो धीरे से पापा से पूछती है कि पापा, यहाँ पर जो अभी एक सिस्टर आई थी उन्होंने बोला था कि यहाँ पर सो जाओ, तो मैं यहाँ पर सो जाऊँ? तो पापा बोलते हैं कि हाँ सो जाओ बेटा, लेकिन नाइट में यहाँ पर कोई सिस्टर नहीं है, क्योंकि एक ही सिस्टर थी उन्होंने बताया था और वो आज छुट्टी पर है, तो वार्ड बॉय ही हैं, सिस्टर कोई नहीं है। तो वो सोचती है अगर सिस्टर कोई नहीं है तो अभी थोड़ी देर पहले जो आई थी वो कौन थी। लेकिन ये बात भी वो पापा से नहीं बताती है क्लियर कि मुझे डर लग रहा है, और जो भी है वो जाकर उस बेड पर लेट जाती है। अब उसके पापा भी पानी पीने के बाद ये पूछती है कि पापा कुछ खाएंगे, तो वो मना कर देते हैं। और उस समय 12:30 बज रहा था। तो पापा बोलते हैं, बेटा सो जाओ और मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। तो वो सोने लगती है। अब उसको नींद आने लगती है। जैसे ही वो सो रही थी उधर उनके पापा भी सो जाते हैं। तभी उसको हल्का सा लगता है जैसे खड़खड़ खड़खड़ सी आवाज़ आती है, जैसे कोई स्ट्रेचर खींच रहा हो, वैसी आवाज़ें इसको आ रही थी। और जैसे कोई बात कर रहा हो, इतनी तेज़ी से उसके कानों में जैसे कोई बोल रहा हो। तो वो लेकिन आँख नहीं खोल रही थी क्योंकि उसे डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो आँख खोलती है वो सन्नाटा हो जाता है एकदम, स्ट्रेचर की आवाज़ भी बंद हो जाती है। जब वो आँख खोलती है तो आप विश्वास नहीं करोगे कि उसके साथ क्या हुआ था। अब ऋतु जब आँख खोलती है तो देखती है कि चारों तरफ अंधेरा। उसे इतनी ठंड लग रही थी कि मानो जैसे फ्रिज में पड़ी हो, उसको इतनी ठंड लग रही थी। अब वो अंधेरे में पापा को बुलाती है, पापा पापा, लेकिन वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी, बस किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी इतनी तेज़ी से। तो ऋतु ने सोचा कि अब यहाँ पर रो कौन रहा है, क्योंकि अगर किसी को पेन होगा तो डॉक्टर आएंगे, इसमें रोने की क्या बात है। लेकिन अंधेरे में उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो उठती है बेड से और इधर उधर अपने पापा का बेड ढूंढ रही होती है, तो देखती है बगल में बेड नहीं था। अब वो इतना परेशान होती है, पूरी दीवारों में इधर उधर ढूंढने की कोशिश करती है, रास्ता नहीं मिल रहा होता है उसको। तभी उसको स्विच बोर्ड मिलता है और वो लाइट ऑन करती है। जैसे ही वो लाइट ऑन करती है, आप सोच नहीं सकते हो वो कहाँ थी। वो एक मुर्दा घर में थी और वहाँ पर इतनी सारी बॉडी रखी हुई थी। वो ये देख के इतनी तेज़ी से डर जाती है और वहाँ पर उसे कुछ लोग घूमते टहलते हुए दिख रहे थे, जो कि ऋतु से बोल नहीं रहे थे, लेकिन वो अजीब से थे, इतने डरावने थे। ऋतु जल्दी से दरवाज़ा खोलती है और वहाँ से चिल्लाते हुए भागती है। जब वहाँ से काफ़ी दूर निकल जाती है, उसे अब रास्ता भी याद नहीं था कि उसके पापा का रूम किधर है। वो चिल्लाती है, चारों तरफ भटक रही होती है, लेकिन इतने सन्नाटे में कोई उसकी आवाज़ सुन नहीं रहा था। काफ़ी देर बाद जब वो थोड़ी दूर पहुँचती है, 2 कॉरिडोर निकल जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर उसको हल्की लाइट दिखती है। अब आप सोचिए इतने बड़े हॉस्पिटल में इतना अंधेरा क्यों था। तो वो हॉस्पिटल उधर मुर्दाघर की तरफ लाइट ऑफ कर दी गई थी, कम लाइट थी, जो कि उसे समझ में नहीं आ रहा था, और उस रूम के अंदर लाइट ऑफ ही थी। तो जब ये इस कॉरिडोर में आती, यहाँ पर लाइट जल रही थी और वो भी लाइट कम ही थी। तो अगल बगल के जो लोग थे वो लोग उठ जाते हैं, सारे जो किसी के साथ आते हैं लोग, तो वो उठ के आते हैं, चिल्लाते हैं, हाँ बेटा क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो। वो चिल्लाते हुए बोलती है, मेरे पापा मेरे पापा। अब कोई समझ नहीं पा रहा था ये क्या बोल रही है। तभी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। अब डॉक्टर को बुलाया जाता है, सब नर्स तो थी नहीं, हाँ वो और लोग थे, वो सब लोग आते हैं, उसको चेक करते हैं, उठाते हैं। अभी उसको होश नहीं आ रहा था
पता करते हैं ये कौन है लड़की। जब पता चलता है तो उनके पापा के पास उसको ले जाते हैं। उसको होश आता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। पापा के पास ही उसने बोला था मुझे मेरे पापा के पास ही रहना है, तो पापा के बगल वाले बेड में ही उसको लिटा दिया जाता है और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। अब उसके पापा भी परेशान हो जाते हैं आखिर क्या हुआ है इसके साथ, क्योंकि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, एकटक देखे जा रही थी। उसके बाद एक दिन पूरा वो उस हॉस्पिटल में रहती है, जब तक ना कि वो कुछ बोलती है, ना कुछ खाती है, ना पीती है। और दूसरे दिन उनके एक पड़ोसी थे, वो आंटी और अंकल आए थे। आंटी एक मंदिर गई थी हनुमान जी के और वहाँ से प्रसाद लेकर आई थी। उन्होंने उनके पापा को भी दिया और जैसे ही उन्होंने रितु के हाथ में वो प्रसाद रखा और बोला बेटा इसको खा लो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, कुछ भी नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो एकदम। जैसे ही वो प्रसाद उसके मुंह पे वो आंटी खुद ही डाल देती हैं, क्योंकि वो तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। तुरंत ही उसको होश आता है, आप मानोगे नहीं, क्योंकि उसको होश आता है और वो तुरंत चिल्लाती है पापा। जैसे ही पापा बोलती है उनके पापा उठ के बैठ जाते हैं और देखते हैं कि अब उनकी बेटी को होश आ चुका था और वो इतना रो रही थी। उसने सारी बातें अपने पापा को बताई और वो आंटी को बताई। तो उनके पापा कुछ नहीं बोलते हैं, बस बोलते हैं कि यहाँ से डिस्चार्ज होकर के हमें घर जाना है और वो घर आ जाते हैं। तो फ़िलहाल तो रितु भी ठीक थी और उनके पापा भी ठीक थे, लेकिन ये घटना तो वो कभी भूल नहीं सकती है और दोबारा उस हॉस्पिटल की तरफ तो जाना हुआ ही नहीं। लेकिन हाँ, एक वार्ड बॉय ने बताया इनसे, जब इन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ मेरी बेटी के साथ, तो उन्होंने बताया कि जिस बेड में आप लेटे हुए थे और इसके जो बगल वाला बेड था, इस बेड में एक आदमी की डेथ हुई थी आज से 1 महीने पहले और वो आदमी यहाँ पर अक्सर दिखता है, लोगों को परेशान भी करता है। ये बात किसी को पता नहीं है ज़्यादा, तो हो सकता है उसने ही किया हो ऐसा कुछ। और एक नर्स है जो कि उसकी भी डेथ इसी हॉल में हुई थी, लेकिन वो बहुत पहले ही वो बहुत अच्छी नर्स थी, तो वो लोगों की हेल्प करती है, वो परेशान नहीं करती है। शायद इसीलिए उसने रितु को हेल्प की थी और बोला था कि तुम बेड पे लेट जाओ। उसने परेशान नहीं किया, लेकिन हाँ, वो आदमी इसको परेशान कर सकता था और भी ज़्यादा, अगर 1-2 दिन और रुकते यहाँ पर तो फाइनली रितु अब ठीक है और उनके पापा भी ठीक हैं। तो रितु ने ये कहानी हमारे साथ शेयर की। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।